Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So last class, what we discussed was the introductory part of integrals, right? Only one class has been done for integrals till now, and today is the second class. और फर्स्ट क्लास में हमने काफी कुछ इंटीग्रल्स के बारे में सीख लिया. द रीजन इज दैट कि डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन करने की जरूरत है, इंटीग्रल्स का इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो जितना हमको डिफरेंशिएशन में घुसने में टाइम लगा था, समझ के घुसने में भाई पूरा अच्छी तरह, उतना टाइम हमको इंटीग्रेशन में घुसने में नहीं लगेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलस में तो घुस चुके हैं. बस उसका उल्टा प्रोसेस फॉलो करना है. ठीक है, और फिर धीरे धीरे डिफरेंट टेक्निक्स में आने वाली है. सो इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ साथ हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन सीखा था. आज अपन रेडी हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 को स्टार्ट करने के लिए, राइट? प्रोवाइडेड दैट कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जो आपको दिए हुए थे, करीब 15 या 16, वो आपको याद होने चाहिए. तभी अपन एक्सरसाइज 7.1 में और आगे की एक्सरसाइज में फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं. होपफुली आपको याद होंगी. याद है? चलो लेट्स सी. अब देखो, शुरू के 5 क्वेश्चंस क्या हैं? फाइंड एंटी डेरिवेटिव. अब देखो यहाँ पे अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होगी बच्चों, याद रखना. हमने इंटीग्रल याद करके गए और उसने टर्मिनोलॉजी दे दी एंटी डेरिवेटिव. तो ये नई चीज क्या है? एंटी मतलब क्या होता है? उल्टा. डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं. एंटी डेरिवेटिव ना डेरिवेटिव का उल्टा, तो डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रल. तो बात एक ही है ना. ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. अब बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? ध्यान से सुनो. बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है कि ये जो फंक्शन गिवन है, ये कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होता था, ये सोचना. ये जो फंक्शन गिवन है, ये ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसका ये डेरिवेटिव होता था. जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव होता था वो फंक्शन इसका इंटीग्रल है. इस तरीके से सोचने को कहते हैं बाय द मेथड ऑफ डेरिवेटिव. फॉर एग्जाम्पल, अभी एक सवाल है, तो आप सोचो ये सवाल पुराने जमाने में किस सवाल का जवाब होता था. वो सवाल आज के जमाने में इस सवाल का जवाब है. समझ गए? इस तरीके से सोचना इज कॉल्ड द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. तो हम ज्यादा दूर नहीं, 5 क्वेश्चन करेंगे इससे, उसके बाद तो फिर अपने भी आ जाएंगे, यानी कि वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स. अभी अपन स्टैंडर्ड इंटीग्रल से नहीं चल रहे हैं, अभी अपन डेरिवेटिव के उल्टे प्रोसेस से चल रहे हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 6 से अपन किस में पहुंचेंगे? स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो आपको याद करने हैं. ठीक है, स्टार्ट करें. कैसे करते हैं देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, वैसे तो बड़े ही नील चांसेस हैं कि बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपसे पूछेगा वो कि पता करो. लेकिन इन केस पूछ ले कि नहीं साहब आप तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ही पता करो, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन उतारेंगे. साइन 2x है ना, साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए ना. एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल चाहिए ना. सो व्हाट वी विल डू, इसको इंटीग्रल फॉर्म में रखेंगे. इंटीग्रल साइन 2x dx इक्वल टू व्हाट? दिस इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है. इंटीग्रल साइन 2x dx. ये इंटीग्रल और dx कहाँ से आया? जैसे ही उसने कहा फाइंड द इंटीग्रल, तो इंटीग्रल का नोटेशन डालना पड़ेगा. इंटीग्रल के नोटेशन में क्या आएगा? एक तो आई जैसे साइन आएगा और एक dx मल्टीप्लाई होगा. जैसे डेरिवेटिव के नोटेशन में क्या आता है? d और डिवाइडेड बाई dx, वैसे इंटीग्रल के नोटेशन में क्या आएगा? i और मल्टीप्लाइड बाई dx. ये अपने को चाहिए. तो आप ऐसे सोचो कि क्या ऐसा कोई फंक्शन था क्या जिसका डेरिवेटिव साइन 2x होता था? तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर ऐसा तो कोई फंक्शन ध्यान में नहीं आ रहा जिसका डेरिवेटिव साइन 2x होता था. कोई बात नहीं, आप ऐसा फंक्शन तो जानते हो जिसका डेरिवेटिव साइन x होता था. बोलो. माइनस कॉस एक्स. क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता था, तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होगा. होगा. ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे? वी नो दैट. पहले एक बार प्रोसेस देख लो ढंग से. वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या बताया आपने? माइनस कॉस एक्स. वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है. ठीक है भाई, साइन एक्स लाने के लिए माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ता था, लेकिन साइन एक्स नहीं लाना सर. क्या लाना है बताओ? साइन 2x लाना है. तो जब माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करके साइन एक्स आता था, तो माइनस कॉस 2x को डिफरेंशिएट करके साइन 2x बनाया जा सकता है, या वैसे वाली चीज बनाई जा सकती है. तो फिर सो सो डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x करेंगे तो वहां से साइन 2x तो बन जाएगा, बट चेन रूल से मल्टीप्लाई करने से 2x भी तो मल्टीप्लाई होगा, 2x का डेरिवेटिव भी तो मल्टीप्लाई होगा. सो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2.
तो माइनस कॉस 2x का डेरिवेटिव 2 sin 2x होगा। पर सर मुझे तो sin 2x चाहिए, तो क्या एक्स्ट्रा है आपके पास? एज फार एज आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी एक्स्ट्रा है तब तक तो आप ये इंस्पेक्शन मेथड काम करेगा, लेकिन अगर कोई वेरिएबल क्वांटिटी एक्स्ट्रा है तब कुछ भी काम नहीं करेगा, फिर आपको मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यानी अगले एक्सरसाइज का पार्ट है वो। ठीक है, तो अभी 2 जो एक्स्ट्रा है सर वो मेरे रेंज का है, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो व्हाट आई विल डू, हम क्या करेंगे, इस 2 को भगाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना है। अगर इसको 2 से डिवाइड करना है, जवाब को 2 से डिवाइड करना है, तो सवाल को भी कर दो। ठीक है, समझ आया? तो मैं क्या करूंगा, सो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x/2 क्या होगा? आप कहोगे सर 2 sin 2x/2 होगा, जिसमें 2 से 2 कट के क्या मिलेगा, sin 2x। तो जो मुझे चाहिए था फाइनली मिल गया। अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये है। सो उल्टा कर दो, ऐसे मानो कि ये डी बाई डी एक्स जो है ये हट के उधर जा रहा है, तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ठीक है, सो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल sin 2x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू दिस फंक्शन, और इस फंक्शन को थोड़ा ढंग से लिखें तो -1/2 cos 2x, और प्लस सी वैसे लगता है लेकिन शुरू के 5 क्वेश्चंस में नहीं लगा हुआ होगा, और वो बताते हैं क्यों। देखो आंसर देखो पहले, वैसे आप प्लस सी लगाना सेफ होने के लिए। सही है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। समझ आया? ठीक है, यानी बच्चों वाला तरीका, ऐसा करते थे तो ऐसा होता था, तो बताओ वैसा करेंगे तो क्या होगा? ठीक है ना? तो चांसेस नहीं लेके मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से वो सवाल पूछेगा, बट अगर पूछ ले तो यही तरीका है। ओके, अब इसने सी नहीं लगाया होगा ना, सी इसलिए नहीं लगाया होगा इसलिए का मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डेरिवेटिव ये होता था। तो ऐसा फंक्शन जब मैं सोच रहा हूं तो मैं सी के साथ क्यों सोचूं? जो सी के हटा दूंगा वैसा वाले फंक्शन का भी तो इंटीग्रल यही होगा, तो इसलिए उसने सी नहीं लगाया। बट हम तो ये मानेंगे ना मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो आएगा ही नहीं ना, डायरेक्ट एडवांस टेक्निक्स आएंगी, तो फिर हमको सी लगाने की आदत डालने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से सी लगाने की हम आदत डाल। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन cos 3x का सोचना है। अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ रहा हूं मैं। सवाल है अगला, इंटीग्रल cos 3x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है। तो आप ऐसा सोचो cos 3x लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो cos 3x नहीं सोचा जा रहा, cos x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स, वी नो दैट वगैरह लिख देना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सो आपको तो कॉस 3x बनाना है, तो आप साइन एक्स की जगह साइन 3x लिखेंगे, पर साइन 3x लिखने से एक 3 भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 3 cos 3x हो जाएगा। अब आपको cos 3x यानी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x बाय 3 करोगे तो वहां से क्या बन जाएगा, 3 कट जाएगा, क्या बन जाएगा, cos 3x फाइनली आ जाएगा। तो cos 3x का इंटीग्रल हो जाता है, cos 3x dx का इंटीग्रल हो जाता है 1/3 sin 3x प्लस सी। चेक करो, चेक करो, करेक्ट है? बढ़े आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, e टू द पावर 2x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दिस इज द क्वेश्चन। तो e टू द पावर 2x कैसे आता था ये सोचना है। तो आप ये सोचो e टू द पावर x कैसे आता था, e टू द पावर x को ही डिफरेंशिएट करने से e टू द पावर x आता था, हाँ या ना? अब 2x चाहिए तो 2x को ही करो, और 2x को कर देंगे तो सब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक 2 एक्स्ट्रा निकल के आएगा, कोई बात नहीं, कांस्टेंट क्वांटिटी एज फार एज एक्स्ट्रा निकल के आती है तो नॉट ए प्रॉब्लम। 2 मल्टीप्लाई है, इसको काटना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, सो इट विल बी लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x/2, करते ही वहां पे e टू द पावर 2x बन जाना है, तो फिर e टू द पावर 2x का इंटीग्रल हो जाता है 1/2 e टू द पावर 2x प्लस 3। मैच करो आंसर, सही है। चले नेक्स्ट, फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। दिस इज द फंक्शन ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन चाहिए इनटू dx। ठीक है, तो किसी चीज का होल स्क्वायर कब मिलता था, किसको डिफरेंशिएट करते थे तो आंसर में पावर 2 मिलती थी, क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक लाने के लिए किसको डिफरेंशिएट करें, क्यूबिक को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, बोलो? ऐसे सोचो ना, डिफरेंशिएशन में एक पावर कम होती थी तो इंटीग्रल में एक पावर बढ़ेगी ना,
तो क्वाड्रेटिक लाने के लिए हमको क्यूबिक को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ए एक्स प्लस बी के होल क्यूब को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर, तो देखा हो जो होगा देखा जाएगा। चलो, तो वही वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ, किसको करूं मैं, ए एक्स प्लस बी के होल क्यूब को, किसको करूं, ए एक्स प्लस बी के होल क्यूब को डिफरेंशिएट करते थे तो आंसर क्या मिलता था, सोचो जरा। 3 तो नीचे आता था, फिर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर मिलता था, बट चेन रूल से ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए भी मिलता था, तो फाइनली ये 3a मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया। अब कंफर्ट जोन में मैं इसलिए हूं क्योंकि जो भी चीज मुझे चाहिए और जो भी चीज एक्स्ट्रा लगी हुई है, तो एक्स्ट्रा लगी हुई चीज एक कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट। एज फार एज कोई एक्स्ट्रा चीज जो लगी हुई है आजू बाजू में जुड़ी हुई है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी प्लस माइनस में, वो कांस्टेंट है, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, मैं क्या कर दूंगा, अगले स्टेप में लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी के होल क्यूब को डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, 3a। तो ऐसा करने से आंसर भी 3a से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वही ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आंसर आ गया, तो यानी कि इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा। सो इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाता है, इसको अच्छे से लिख दूं तो 1/3a मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी। डन। बोलो कोई डाउट। हम्म। अगर वो कुछ नहीं कहता है तो बाय डिफॉल्ट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ही निकालना है, यानी सी जोड़ना है। ठीक है, चलें इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, फिर पकड़ेंगे अपन जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल से याद करके आए हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये लास्ट वाला देखें। अब देखो बेटा, लास्ट वाले क्वेश्चन में और शुरू के 4 क्वेश्चन में और लास्ट वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, चेक करो। मोनोमियल 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 और अब आ गया बाइनोमियल। तो बाइनोमियल आ जाए यानी नंबर ऑफ टर्म्स अगर बढ़ जाती हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाती हैं तो जस्ट यूज अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन क्या करता है, इसका अलग करो इसका अलग करो, तो प्लस साइन है तो प्लस लगा दो, बीच में माइनस साइन है तो माइनस लगा दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग, मल्टीप्लाइड बाय डीएक्स, ये चीज अपने को चाहिए चाहिए। ठीक है, पहला काम हम क्या करेंगे, ये कर दिया हमने। पहला काम हम करेंगे साइन 2x का इंटीग्रल निकालेंगे, फिर हम -4 इंटू ई टू द पावर 3x का इंटीग्रल, दोनों का अलग अलग निकालेंगे और फिर अलजेब्रा इंटीग्रल से माइनस लगा देंगे। ठीक है, अच्छा साइन 2x का इंटीग्रल अभी अभी निकाल के आए, तो वो का वही काम कॉपी पेस्ट करना है, देखो है मेरे पास। ठीक है, ये सवाल है हमारे पास। ये सवाल है, तो वी नो दैट ये साइन 2x का पूरा पार्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाना है, साइन 2x का इंटीग्रल निकाल लिया हमने। बस फर्क ये है कि c की जगह c1 कर देना। क्यों, क्योंकि दो दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकल के आएंगे, दो टर्म्स हैं, तो इसकी जगह क्या कर देना, c1 कर देना। नेक्स्ट अब आपको किसका चाहिए बोलो, नेक्स्ट किसका चाहिए, -4 e टू द पावर 3x। अभी आपने पहले क्वेश्चन नंबर 3 में किसका निकाला था बोलो, e टू द पावर 2x का निकाला था, तो 2x को 3x बना दो, पहली स्टेप सेम हो जाएगी। आपको चाहिए 3x, तो इधर भी कर दोगे आप 3x और इधर भी कर दोगे 3, यस और नो, 3x 3, 3x 3 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ 2 की जगह 3, तो आंसर आ जाएगा 3x। तो e टू द पावर 3x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बोलो, 1/3 इंटू e टू द पावर 3x, और प्लस c2 कर देना उसको। डन। तो सेकेंड वाली नहीं अभी भी, लेकिन -4 चाहिए ना, तो फिर क्या करोगे, एक स्टेप और बनेगी, एक स्टेप और बनेगी, -4 आपको क्या करना पड़ेगा, इधर सवाल में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि -4 आंसर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक स्टेप और बनेगी कि इंटीग्रेशन, या फिर इधर ही बनाओ, फिर उसको इंटीग्रल लिखने से पहले ही बनाओ, -4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो व्हाट आई विल डू, डी बाई डी एक्स -4/3 e टू द पावर 3x, जैसे -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी -4 से मल्टीप्लाई हो जाना है, टू द पावर 3x। अब इसका इंटीग्रल ये बन गया, ठीक है, इंटीग्रल -4 e टू द पावर 3x dx इक्वल टू क्या बन गया, -4/3 e टू द पावर 3x प्लस c2। डन। यहाँ तो कोई डाउट बोलो।
तो पहली टर्म का मैंने यहाँ निकाल लिया, साइन 2x का मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। और फिर साइन जो दूसरी टर्म है -4 e⁻³ का मैंने यहाँ निकाल लिया। अब दोनों को मर्ज करते हैं, ठीक है। दोनों को लिखने के बाद हम लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स, by using algebra of integrals we have integration sin 2x -4 e⁻³ into dx इज इक्वल टू dx को दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, इंटीग्रेशन sin 2x into dx प्लस इंटीग्रेशन -4 e⁻³ dx। तो अलजेब्रा में इंटीग्रल क्या कहता है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन नोटेशन बांट दो, इसको और इसको बांट दिया मैंने। इसका आंसर अलग है मेरे पास, इसका आंसर अलग है, कॉपी पेस्ट मारो। तो sin 2x का आंसर फर्स्ट वाले पार्ट से कॉपी पेस्ट मारो, क्या था, -1/2 cos 2x प्लस c1। बोलो क्या था, -1/2 cos 2x प्लस c1 प्लस सेकेंड का आंसर क्या था, -4/3 e⁻³ प्लस c2, -4/3 e⁻³ प्लस c2, यही था क्या। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये वेरिएबल क्वांटिटीज को ऐड कर दूंगा और c1 प्लस c2 को मिलाकर एक सिंगल c लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट मिलके कोई तीसरा कांस्टेंट बना होगा, समझ गए। तो c1 प्लस c2 इक्वल टू क्या कर देंगे, फाइनली आंसर को c में देना है। सो द फाइनल आंसर इज -1/2 cos 2x, ये प्लस माइनस -4/3 e⁻³ प्लस c, और एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमको यहाँ पे कॉमा लगा के, वेयर वेयर ये जो c लिया है हमने, ये c1 और c2 को मर्ज करके लिया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक करो, चेक करो आंसर सही है। बोलो कोई डाउट, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में कोई डाउट नहीं है। अब चलें नेक्स्ट सीरीज पकड़ें, जो मेन चीज करनी है अपने को, ये तो बच्चों वाली बात थी एक तरीके से। चलें नेक्स्ट, ओके। एंड वन मोर थिंग, कुछ टाइम के बाद फिर अपन ये करना छोड़ देंगे, क्या c1 प्लस c2 बराबर c होता है, ये लिखना छोड़ देंगे। जब अपन थोड़े से एडवांस हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, जहां जिस स्टेप पे पूरा इंटीग्रल सॉल्व हो गया है वहीं पे बस एक c लगा देंगे लास्ट। ऐसा नहीं है कि चार टर्म से तो उसको c1 c2 c3 c4 फिर लास्ट में जाके मर्ज करके प्लस c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हम तब तक c को इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे जब तक पूरा इंटीग्रल सॉल्व नहीं हुआ है। जिस स्टेप पे पूरा इंटीग्रल सॉल्व हो गया वहां पे हम फाइनली एक c लगा देंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे बेटा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। अब इतना सा क्वेश्चन मान लो 4 नंबर का है, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि हर एक टर्म में c1 c2 c3 लगाओ, थोड़ा लेंदी बनाओ उसको सॉल्यूशन को, और फिर मर्ज करके सी बनाओ। और मान लो ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 नंबर का भी है, तो भी आप डायरेक्ट सी लगा दो। तो वो अल्टीमेट डिसीजन आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद लेना है, करना क्या है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। अब बचे हुए क्वेश्चंस में आपको सीधे इंस्पेक्शन नहीं लगाना, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स यानी अब काम आते हैं हमारे फॉर्मूले, ओके। दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि अगर मोनोमियल है तो मोनोमियल है तो मोनोमियल में से कांस्टेंट बाहर निकालो। कुछ प्रॉपर्टीज थी इंटीग्रल्स की कि के बाहर चला जाता है और इंटीग्रल बढ़ जाता है, वो काम करो। तो पहले टर्म में 4 को तो बाहर फेंको, इंटीग्रल क्या बचा 3x और dx से मल्टीप्लाई करो, समझ आया। फिर है प्लस इंटीग्रेशन 1 into dx क्या होगा, dx होगा, समझ गए। ओके, अब इसको अलग सॉल्व करो, उसको अलग सॉल्व करो, यस। तो बताओ क्या करेंगे हम, 4। अब e⁻³ का इंटीग्रल स्टैंडर्ड तो सर याद किया नहीं है, तो स्टैंडर्ड क्या याद किया है वो बताओ, क्या याद किया, e⁻x का इंटीग्रल क्या याद किया है। तो e⁻³ का क्या होगा, पर चेन रूल से 3x का भी कुछ करना पड़ेगा, चेन रूल से 3x का भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं सर मैं, आप डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई, तो अब क्या करोगे, डिवाइड। यानी अब चेन रूल, अभी भी चेन रूल चलेगा, पर पहले मल्टीप्लाई में चलता था, अब किस में चलेगा,
डिवाइड में चलेगा। बट एक प्रॉब्लम है, याद रखना, पहले डिफरेंशिएशन में चेन रूल मल्टीप्लाई में चलता था, लेकिन जो भी होता था उसका डिफरेंशिएशन कर देते थे, काम हो जाता था। इस बार चेन रूल मल्टी डिवाइड डिवीजन में चलेगा, बट चेन रूल से जो आंसर आ रहा है वो कांस्टेंट ही आना चाहिए। जैसे 3x का डेरिवेटिव क्या है, 3 है ना, 3x का डेरिवेटिव क्या है, 3 है ना, तो वो 3 है, कांस्टेंट है ना। अगर 3x का डेरिवेटिव मान लो यहाँ पे 3x² होता, तो उसका डेरिवेटिव क्या बनता, 6x। तो 6x तो कांस्टेंट नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है कि 6x से डिवाइड करते ही काम चल जाता। फिर बाकी की टेक्निक्स चलेंगी, एज फार एज कांस्टेंट की जगह वेरिएबल मिलता है, तब फिर हमको बाकी की टेक्निक्स यूज करनी पड़े। समझ आया क्या? ओके, सो व्हाट वी विल डू, 4 को तो एज इट इज लगाओ, मल्टीप्लाइड बाय e⁻3x का इंटीग्रल क्या बनेगा, e⁻3x, बट चेन रूल से 3x के डेरिवेटिव से इसको डिवाइड कराना है। 3x के डेरिवेटिव से इसको डिवाइड कराना है। वहां पे 3x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कराते थे, अभी 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड करा रहे हैं। डिवाइड करने के बाद चेक कर लेना जिससे डिवाइड करा रहे हैं वो कांस्टेंट ही होना चाहिए हर हाल में। समझ आया क्या? ओके, चलो आगे बढ़ो। अब चाहो तो अभी पहला इक्वेशन है तो चाहो तो उसमें +c1 लगा दो, क्योंकि पहला इक्वेशन है। फिर अगले स्टेप से चाहे इस पार्ट को स्किप कर देंगे। प्लस dx का इंटीग्रल स्टैंडर्ड है, चेक करो। x चेक किया क्या आपने? जो फॉर्मूला लिखे हैं उसमें dx का इंटीग्रल डायरेक्ट लिखा हुआ है, चेक करो। x+c, तो x+c2 हो जाएगा अब की बार। टेल मी। नेक्स्ट स्टेप में इसको कंपाइल कर लो तो इट विल बी लाइक 4/3 e⁻3x, पहले वेरिएबल क्वांटिटी लिखो प्लस x, और फिर c1 और c2 को मर्ज करके c, वेयर c हैज बीन क्लब्ड बाय फॉर्मिंग c1 + c2। आंसर चेक करो। सो दिस इज द प्रॉपर वे। आप चाहो तो अगर वेटेज कम है तो आप c1 c2 ना लिख के डायरेक्ट आंसर में c लिख सकते हो। चलें, क्योंकि अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं c1 c2 c3 अलग अलग नहीं लिखने वाला हूँ। कब अलग लिखना है, कब एक साथ लिखना है, दोनों बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं। वेटेज अच्छा हो तो अलग अलग लिखना है, नहीं हो तो मत लिखना। ठीक है, चलें। या फिर एक काम करो, इस एक्सरसाइज के लिए तो आप सब में लिख लेना, अगली एक्सरसाइज स्किप कर देना। ठीक है, जब आप नोट्स करो। चलो सेवंथ, लेट्स टेक द सेवंथ वन। अब यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन से प्रोडक्ट रूल की याद दिला रहा है। तो प्रोडक्ट रूल क्या इसमें भी होता है? बिल्कुल होता है। इसमें प्रोडक्ट रूल का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक है। तो अभी हम उसको यूज नहीं करने वाले को प्रोडक्ट रूल जैसी चीज। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल से बचेंगे। क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट रूल से बचने की कोशिश करेंगे। तो हम इस फंक्शन को ही चेंजेस कर देते हैं। कैसे? x² बन जा, x² dx अलग कर दिया मैंने, माइनस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² से x² कट गया, क्या बचा 1, और 1 dx को मैं dx लिख सकता हूँ। अब मैं इस प्रोडक्ट रूल से बच गया ना। x² का डेरिवेटिव करना है, तो अब आ जाओ आप। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल सीखा था, क्या सीखा था? इंटीग्रेशन x⁻n dx क्या होता है बताओ? पहला ही पहला n+1, और जो ऊपर है वही नीचे लगेगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का ऐसे ही इंटीग्रल करोगे आप हमेशा। x⁻n एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो x² भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वहां पे n+1 हुआ था तो यहाँ पे 2+1 होगा, और जो ऊपर वही नीचे, माइनस dx का तो x बन ही जाएगा, प्लस c। इसको सॉल्व कर दो तो इट इज लाइक x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस x प्लस c। समझ आया? कुल मिला के जब डिफरेंशिएशन करते थे तो x² का पावर कम हो जाती थी, अभी इंटीग्रल करेंगे तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, और कॉन्स्टेंट्स को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वहां पे मल्टीप्लाई में एडजस्ट करते थे, यहाँ डिवाइड में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, चेन रूल से चलें आगे, कोई डाउट नहीं आ रहा? ओके नेक्स्ट। अब वही पॉलिनोमियल है हमारे पास, और अलजेब्रा भी लगाना है, पॉलिनोमियल भी लगाना है, दोनों चीज लगानी है। ठीक है, पहला काम तो आप इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और डिस्ट्रीब्यूट जब आप अलग अलग कर रहे हो तो ए को भी बाहर निकालो। लास्ट में जाते जाते एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद है क्या आपको? जिसमें सबका k1 k2 k3 तो बाहर निकलता जाता है, और सब ये इंटीग्रल सब में डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। तो इसका वो k1 k2 k3 abc है, तो abc तो बाहर निकलता जाएगा, बताओ। तो इसका a बार निकला, बचा x² dx, प्लस इसका b बार निकला, बचा x dx, और उसका क्या बार निकला? c बार निकला, बचा ओनली dx। समझ आया? तो क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन dx डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सबके कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दिया। तो a मल्टीप्लाइड x² का अभी अभी तरोताजा करके दिखाया था, क्या बना था बताओ? x³/3 बना था। तो कुछ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अब डायरेक्ट करना शुरू करना ही है। प्लस b, x का करना है, तो x की पावर 1 है, तो 1 में एक और पावर जोड़ दी तो 2, और जो ऊपर है वो नीचे, प्लस
सी एज इट इज, और डीएक्स का भी अभी करके बताया था एक्स। सब कुछ हो गया, सारा इंटीग्रेशन पार्ट हो गया क्या? इंटीग्रल साइन हर जगह से हट गया क्या? डीएक्स भी हर जगह से हट गया क्या? तो फिर सी लगा दो। सो इट्स लाइक, बोलो क्या बनेगा? ए एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। अच्छा, अब वैसे तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैपिटल सी लगाते हैं, लेकिन कई बच्चे स्मॉल सी भी लगाते हैं, तो स्मॉल सी भी कोई गलत तो नहीं है, लेकिन अगर उसने यूज कर रखा है तो फिर आपको हर हाल में फिर कैपिटल ही लगाना है। दोनों को सेम लेटर मत दे देना, ठीक है ना? और सेफ तो है कि आप हमेशा कैपिटल ही लगाओ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आ रहा है कि 8 के बाद आइए 9th वन। 5 53। चले नेक्स्ट में, अभी तो रुक सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9th। बोलो क्या करें, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, 2 को तो बाहर फेंको, कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया पहला इंटीग्रल, और ई टू द पावर एक्स का हो गया दूसरा इंटीग्रल। डन। ओके, सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का भी करके बताया, एक्स क्यूब बाय 3, जो ऊपर वो नीचे, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, प्लस सी। सो इट विल बी लाइक 2 एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। डन। 10th वन। लेट्स गो टू द 10th वन। बहुत सरल सरल से आते जा रहे हैं। अब हर बार लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, तो ये लो साहब रूट में अब आ गई चीजें। कोई बात नहीं, आपको रूट नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये तो कर सकते हो कि रूट एक्स को आपने, अच्छा यहाँ पे सॉरी होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो रूट तो खत्म ही हो जाना है। होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो पहले, है ना? होल स्क्वायर दिखाई नहीं मुझे, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इट विल बी लाइक रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स, प्लस 1/√x का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/x, और माइनस 2 ए भी करेंगे तो रूट एक्स से रूट एक्स करके क्या बचेगा? ओनली 2। तो ये लो साहब, रूट एक्स का तो नामो निशान ही खत्म हो गया। अब जो कर रहे थे वही कर दो, सब में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इट विल बी लाइक इंटीग्रल एक्स डी एक्स। क्या? इंटीग्रेशन डिवाइड कर दो ना सब में। भाई पहले तो आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया, अब इंटीग्रल पार्ट को करेंगे, तो इंटीग्रल पार्ट क्या करेंगे? यूजिंग अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स क्या करेंगे? सबको इंटीग्रेशन डिवाइड कर देंगे, ठीक है। प्लस इसको क्या करूंगा मैं? इंटीग्रेशन 1/x dx, है ना? और इसको क्या कर दूंगा मैं? 2 तो बाहर है ना, -2 तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन dx। कोई डाउट? चलो, x का इंटीग्रल बताओ क्विकली। पावर 1 है ना, एक बढ़ा दो, और जो ऊपर वो नीचे। इसका एक बार के लिए छोड़ो, इसका करो लास्ट वाले का -2 तो एज इट इज, और dx का क्या करते हैं अपन? x। अब 1/x का क्या करेंगे? तो देखो, तो 1/x का कई बच्चे जल्दीबाजी में ऐसा कर सकते हैं, 1/x इंटू डी एक्स बराबर, ये 1/x को अपन x की पावर -1 कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या? स्मार्ट चलेंगे कि सर x की पावर -1 लिख दो, ठीक है, अच्छी बात। अब इंटीग्रल पॉलिनोमियल फंक्शन के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं? एक पावर बढ़ा दो, और जो ऊपर वो नीचे, तो -1 + 1 क्या होता है? x की पावर 0 डिवाइड बाई 0। ये क्या कर दिया अपन ने? कवाड़ा कर दिया, x की पावर 0/0 आ गया, ठीक है। तो अब आपको याद दिलाते हैं, जो पहला फॉर्मूला आपने सीखा है, क्या सीखा है बोलो? इंटीग्रेशन x टू द पावर n, बोलो क्या होता है? x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय, यहां पे n की वैल्यू हर हाल में -1 नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला ही उसके लिए बनाया। अब चेक करो, चेक करो, अभी चेक करो, लिखा है ना हमने? तो यहाँ पे n की वैल्यू -1 है ना, फिर आपने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? वो फॉर्मूला किसके लिए बनाया? जब n कुछ भी हो -1 नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो फिर क्या करें? तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया जहां पे n की वैल्यू -1 है, तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है हमारे पास, चेक करो। 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रल है हमारे पास, लॉग मॉडुलस x, लॉग मॉडुलस x। तो कहीं आप 1/x का ऐसे ना कर लो, इसलिए स्पेसिफिकली मैंने ये बात बताई है, ठीक है ना? तो क्या करेंगे हम इसमें? प्लस लॉग मॉडुलस x, फिर उसके बाद ये -2x हो ही जाना है, प्लस सी। आंसर चेक करो, x² / 2 प्लस लॉग मॉडुलस x -2x प्लस सी। डन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। कर दूं डिलीट? ओके। क्वेश्चन नंबर 11th में देखो सर, क्वेश्चन रूल भी होता है क्या? कोई सब होता है बेटा, धीरे धीरे होगा। लेकिन अभी अपन इस एक्सरसाइज में सबसे बच के पतली गली लेके निकल लेंगे। पतली गली मतलब प्रोडक्ट रूल से भी बचने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि सीखा ही नहीं तो क्या करें, ठीक है? और एग्जाम में भी करना कोशिश, जितना हो सके प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल से बचने की कोशिश करना, इजी होगा तो जल्दी हो जाएगा। ओके, क्या करूं मैं? x² से सबको डिवाइड कर दूं ना, पहले तो फंक्शन को इजी बना दूं। सो इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन x³ बाय x²। x² से तीनों को डिवाइड करा दें, बोलो, dx
दूसरा बोलो 5 को तो निकालो बाहर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर -4 को निकालो बाहर, तो क्या बचा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। डन। चलो जी इसको सिंप्लीफाई कर दें तो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स रह गया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 5 इंटीग्रेशन डी एक्स रह गया, और वहां पे क्या रहेगा -4, एक्स स्क्वायर नीचे है तो एक्स स्क्वायर नीचे, तो आई कैन राइट इट एज एक्स की पावर -2 डी एक्स। भाई एन की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए थी, -2 तो हो सकती है, सही बच्चे वैसे याद रख लें कि नेगेटिव हो ही नहीं सकती, अरे नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, केवल एन की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, तो -2 तो हो सकती है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का फॉर्मूला लग सकता है। चलो अब इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, 5 इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है एक्स -4। अब वही बढ़ा दो जैसा अपन कर रहे थे, फॉर्मूला जैसा कर रहे थे, एक्स की पावर -2 है तो बढ़ा दो पावर, -1 रह गई ऊपर एक बढ़ने के बाद, और नीचे डिवाइडेड बाय जो ऊपर वो नीचे, प्लस सी, इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x, -4 इंटू -1 +4, और x की पावर -1 है तो नीचे लिख दूं मैं 4/x प्लस सी। समझ आया? तो यहां से एक शिक्षा मिल गई कहानी से कि 1/x² का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, -1/x होता है। क्यों? क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता था बोलो, -1/x² होता था, माइनस साइन को इधर शिफ्ट करो, तो -1/x का डेरिवेटिव ये बनेगा 1/x², तो 1/x² का इंटीग्रल क्या बनेगा -1/x। तो इसको हम कैसे कर सकते थे, -4 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1/x² का इंटीग्रल क्या बनेगा -1/x, तो ये क्या बन जाता 4/x। ठीक है, ठीक है क्या भाई, उसमें क्या होता था, डेरिवेटिव में क्या होता था, डिनोमिनेटर का पावर बढ़ती थी, तो इसमें डिनोमिनेटर की पावर कम होगी, तो एक्स स्क्वायर है नीचे, तो पावर 1 ही रह जाएगी, कम हो जाएगी। चले नेक्स्ट पे, ठीक है चलो, क्वेश्चन 11 के बाद आओ 12th। अब क्या करें, रूट एक्स है, कोई बात नहीं, जो अभी तक किया वो का वही काम करेंगे, रूट एक्स से डिवाइड करेंगे हम आराम से, और थोड़ा सा अब की बार मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो एक्स की पावर 3 है, और रूट का मतलब एक्स की पावर हाफ है, रूट का मतलब एक्स की पावर हाफ है, तो डिवीजन में क्या करेंगे पावर का सब्ट्रैक्शन, तो 3 में से आधी पावर गई तो कितनी बची, ढाई पावर, ढाई पावर को क्या लिखते हैं 5/2 dx। डन, पहला टर्म क्लियर, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, एक्स की पावर 1 है, 1 में से आधी गई तो आधी बची, तो एक्स की पावर हाफ dx। आगे बढ़ो, 4 बाहर और कुछ भी नहीं है तो एक्स की पावर -हाफ dx। अब पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर दो, समझ गए ना? तो ये इस तरीके से पतली गली लेके निकलना पड़ेगा पूरे चैप्टर में, जितना निकल सकते हैं, जैसे अभी निकल लिए, ठीक है ना, जिसमें नहीं निकल पाएंगे फिर देखी जाएगी। ओके चलो जी, एक्स की पावर 5/2 का इंटीग्रल करूंगा, तो 5/2 + 1 क्या होता है 7/2, जो ऊपर वो ही नीचे, प्लस 3 एज इट इज, एक्स की पावर 1/2 का 1/2 में एक जोड़ो 3/2, जो ऊपर वही नीचे, 4 इंटू एक्स की पावर -हाफ, -हाफ में 1 जोड़ो +हाफ, जो ऊपर वही नीचे। समझ आया? जो ऊपर आएगा वो नीचे आएगा, पॉलिनोमियल फिक्स रूल है इसका, ठीक है। 7/2 को सीधा कर दो तो इट इज लाइक 2/7 एक्स की पावर 7/2, 3 से 3 तो कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 एक्स की पावर 3/2, और इधर 2 ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8, और एक्स की पावर हाफ को रूट एक्स भी लिखा जा सकता है, प्लस सी। आंसर चेक करो, सही है। सो कहानी की शिक्षा दो और ग्रहण करके जाओ, रूट एक्स का डेरिवेटिव और इंटीग्रल, सॉरी नॉट डेरिवेटिव, रूट एक्स का इंटीग्रल बताओ 2/3 एक्स की पावर 3/2, और 1/√x का इंटीग्रल बताओ 2√x। देखो इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो 2√x आएगा, और इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 आएगा। ये पार्ट क्या था, रूट एक्स था, ये पार्ट क्या था 1/√x था, तो रूट एक्स का इंटीग्रल क्या बनेगा 2/3 एक्स की पावर 3/2। ये लिस्ट एड ऑन करते जाओ, रूट एक्स का इंटीग्रल क्या बनेगा 2/3 एक्स की पावर, ये करने का टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में, और 1/√x का इंटीग्रल क्या बनेगा 2√x बनेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना चाहिए सर, अब की बार आप प्रोडक्ट रूल से नहीं बच सकते, अब की बार तो आप प्रोडक्ट रूल से बच ही नहीं सकते, है ना, ऐसा लग रहा है। देखो हम एक बार ट्राई करते हैं ऊपर वाले फंक्शन को फैक्टराइज करने की, ठीक है,
अब फैक्टराइज करने के रूल्स क्या होते हैं, जैसे चार टर्म्स हैं तो शुरू के दो में से कॉमन लो, अगले दो में से कॉमन लो। तो अगर मैं शुरू के दो में से कॉमन लूँ तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन आएगा, बचेगा क्या, प्लस एक्स माइनस वन में कुछ कॉमन नहीं है तो वन कॉमन है, एक्स माइनस वन। अब मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, दो बार मेरी किस्मत अच्छी थी। एक बार तो ये किस्मत अच्छी थी कि ये दोनों सेम बच गए, और दूसरी बार ये अच्छी थी कि ये जो ऊपर है वही नीचे है। तो ये फंक्शन तो पूरा खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं इसके पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अगेन कॉमन, एक्स माइनस वन उसका दूसरा फैक्टर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है एक्स माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन काट देंगे, और ये तो क्या हुआ इसके साथ, तो बड़ा ही धोखा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स हो गया है। तो अलग अलग बांटो जैसे कर रहे थे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सिंगल डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है एक्स क्यूब बाय थ्री, डी एक्स का होता है एक्स प्लस सी। अब सर अगर नहीं हो तो किस्मत अच्छी, किस्मत अच्छी ऐसे नहीं हो कि ये दोनों सेम ना बचे, मान लो ये टू बचता, फिर क्या करते, और फिर ऐसा मान लो कि चलो सेम भी बच गया तो नीचे टू होता तो क्या करते, कटता ही नहीं तो क्या करते। दोनों में से एक बार भी किस्मत अच्छी नहीं होती तो ये इतना इजीली नहीं हो पाता, क्योंकि ये तो पहली एक्सरसाइज है तो उसने इजी रखा है। तो फिर क्या करेंगे, क्लास 10th के लॉजिक से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन लॉन्ग डिविजन मेथड से एक्स माइनस वन को डिवाइड करके एक क्वेश्चन बनाएंगे। ये करेंगे फिर और क्या करें। अभी आप इससे डिवाइड करो तो भी यही बनना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बनना है, करके देखो। ठीक है, समझ आया अच्छे से, क्लियर, चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जाना है। एक क्लास देखो, 2 मिनट खत्म करूं उसको, डिलीट करूं। हाँ जी, वन माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स, बहुत ईजी है। तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो रूट एक्स बन जा डी एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक्स की पावर वन, एक्स की पावर हाफ, तो वन प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3/2 डी एक्स। फाइन। रूट एक्स का भी अभी बताया था, डायरेक्ट याद करवाया था, जल्दी बोलो। 2√x, सॉरी 2/3 रूट एक्स, सही कह रहे हो, 2/3 रूट एक्स। ओके, लेकिन इसका तो याद नहीं करा, आप सबका तो याद कर नहीं सकते। हाँ, 2/3 एक्स की पावर 3/2, ठीक है। हाँ, इसका तो याद नहीं करा था तो उसको तो करो फिर सॉल्व, 3/2 में एक पावर जोड़ो, 5/2, 5/2 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा 2/5 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंफर्ट जोन में, पता है क्यों रहे, क्योंकि रूट जो है वो मोनोमियल पे लगा हुआ था, कल को ये रूट बाइनोमियल पे लग जाए तो फिर उसको वापस ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसा ये अभी पहले दिखा दे रहा है। ये इसको बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए ना, अभी तो आप कंफर्ट जोन में हो, क्यों, क्योंकि रूट जिस पे लग रहा हुआ है वो सिंगल है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल नहीं है। ठीक है, कर दूं डिलीट, जिसको जाना है जाओ, जिसको रुकना है रुको। विल फिनिश अप द एक्सरसाइज। ये 15 तो होमवर्क मार्क करो सब लोग, 1/2 पावर जोड़ देना सब में, वही सेम क्वेश्चन आ गया है तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अब आ जाओ यहाँ पे, जल्दी बोलो 2x का इंटीग्रल, बोलो। 2 तो बाहर, x²/2, तो आपको याद रखना है नेक्स्ट टाइम से कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता था, तो 2x का इंटीग्रल x² होगा, -3 cos x किसका इंटीग्रल होता था, मतलब cos x का इंटीग्रल बताओ, आपको डायरेक्ट याद कर लिया ना अब तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, तो sin x और e⁻x का e⁻x प्लस से, सो आंसर ये हो जाएगा x² -3 sin x। ठीक है, सो 2x का इंटीग्रल याद रखना बेटा क्या, x²। चलो आप जाओ बोले, बाकी लोग नेक्स्ट देखते हैं अपन, 2-3 क्वेश्चन है। 2x² का बताओ, 2 × x³/3, तो 2/3 x³ -3 sin x का इंटीग्रल बोलो, -cos x प्लस 5 रूट एक्स का भी अभी किया, 2/3 x की पावर 3/2, तो याद हो गया, प्लस सी, सो इट इज लाइक 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x, 5 2 जा 10/3 प्लस है बीच में, 10/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। देन ट्रिग्नोमेट्री में क्या करें, पहले काम तो वही करो, मल्टीप्लाई करो, तो sec x इंटू sec x व्हाट इज sec² x, और sec x इंटू 10x sec x 10x, तो अलग अलग भी कर दो लगे हाथ, dx प्लस इंटीग्रल sec x 10x dx। फाइन। अब sec² x और sec x 10x दोनों डायरेक्ट इंटीग्रल्स हैं, हमने फर्स्ट लिस्ट में लिखे हैं, बोलो sec² x का क्या होता है 10x, उसका क्या होता है sec x प्लस c, ये तो हो गया।
ठीक है, क्योंकि इसमें ये डायरेक्ट बन के आ गए सर, लेकिन डायरेक्ट बन के ना आए, जैसे अगले में नहीं आ रहे हैं, अगले में डायरेक्ट बन के नहीं आ रहे हैं। सो इस इंटीग्रेशन को भूल जाओ आप, इंटीग्रेशन नहीं होता। इस फंक्शन को सॉल्व करते, 10वीं क्लास का सवाल है, क्या करते हैं, साइन कॉस में बदलते हैं। तो वही काम करो, जब कुछ नहीं समझ आ रहा तो साइन कॉस में बदलो। तो बताओ सेक, वैसे तो सेक बाय कोसेक आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 10 होता है। चलो नहीं भी याद है तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1/cos²x डिवाइडेड बाय cos x² क्या होता है, 1/sin²x इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा, sin²x बाय cos²x दैट इज इक्वल टू tan²x। सर उससे क्या फायदा हुआ, tan²x भी डायरेक्ट तो किसी का नहीं होता है, sec² डायरेक्ट किसी का होता है, tan² डायरेक्ट किसी का नहीं होता है। क्या होता है डायरेक्ट किसी का, sec²x। tan²x नहीं होता है, फिर से बोलो, tan²x डायरेक्ट किसी का क्या होता है, डायरेक्ट किसी का। तो इट्स बेटर कि इसको बदल दो sec²x में, हो गया काम तमाम। tan²x को लिखा जा सकता है ना sec²x, अब sec²x तो डायरेक्ट किसी का होता है, ये तो बोल दोगे ना। इंटीग्रेशन डिवाइड करो, इंटीग्रेशन sec²x dx माइनस इंटीग्रेशन dx, ये हो जाएगा tan x, हो जाएगा x। तो इंटीग्रेशन में बेटा रायता फैलता जाएगा, मतलब गिवन फंक्शन से बड़ा फंक्शन मिलेगा आंसर। डिफरेंशिएशन में गिवन फंक्शन से छोटा फंक्शन मिलता था आंसर, इसमें बड़ा फंक्शन मिलेगा। इतना बड़े बड़े एक्सप्रेशन यहां से लेकर और यहां तक, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन का भी आंसर मिलेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। हाँ जी बोलो, अलग अलग डिवाइड कराओ। सो 2/cos² क्या होता है, 2 को तो बाहर निकालो, sec²x बोलो dx -3 को बाहर निकालो, sin x/cos² करना है तो sin बाय कॉस करो, पहले क्या बनेगा tan x, और 1/cos x क्या बनेगा sec x। दोनों ही स्टैंडर्ड बन गए, sec² भी स्टैंडर्ड है, tan x इसका इंटीग्रल होता ही है, और tan x sec x भी स्टैंडर्ड है, इसका sec x होता ही है, प्लस सी आंसर डन। चलो एमसीक्यूज देख लो, आप जाओ चाहे से लेट हो रहे हो तो। एंटी डेरिवेटिव का मतलब वही होता है इंटीग्रल, ठीक है। √x का भी अभी करके बताया था, 2/3, 2/3 x की पावर 3/2, ये करके बताया था। प्लस 1/√x का भी अभी करके बताया था, 2√x बताया था, प्लस सी। मैच करो, किससे मैच कर रहा है, सी। अच्छा इसने √x नहीं लिखा, 1/2 लिखा है, ठीक है, तो बात एक ही, प्लस सी। लास्ट क्वेश्चन देखो, आखिरी है। अब देखो ये क्वेश्चन बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है। अब तक अपन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हर एक एक्सरसाइज में, पूरे 11 एक्सरसाइज है ना, अगर यहाँ पे 11 में से शायद 7 एक्सरसाइज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की है, तो हर एक एक्सरसाइज में एटलीस्ट 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें उसको आंसर सी में नहीं चाहिए, यानी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर चाहिए। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर उसको आंसर चाहिए, उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ना अपन से, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा देना भी पड़ेगा। तो हर एक क्वेश्चन में अगर वो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे इसमें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का नहीं है, किसका है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। इसमें जो हम सी लगा रहे थे, उस सी की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं चाहिए, एग्जैक्ट कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, बस ये इसमें डिफरेंस है, और थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है। देखो क्या कह रहा है, सवाल है, अगर d/dx कर रहा हूं मैं किसी फंक्शन fx का, तो आंसर आता है ये, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर आएगा fx, ये सोनो आएगा ना। या फिर आप यूं मानो, ये d/dx को मैं हटा के उस साइड ले जाऊं, तो इंटीग्रेशन इंटू dx बन जाएगा, dx डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और d बिकम्स i फॉर इंटीग्रल। समझ आया, सो पहला काम आप ये करो, ये गिवन फंक्शन जो है, गिवन जो एक्सप्रेशन है, इसको डेरिवेटिव एक्सप्रेशन से इंटीग्रल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो, कर दें। तो हमें कुछ नहीं करना, मैं fx को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, d/dx को वहां पहुंचाऊंगा, तो d/dx वहां पहुंच जाके इंटीग्रेशन इंटू dx बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, दिस होल थिंग, 4x³ -3/x⁴, और dx मल्टीप्लाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, डन। अब आपको fx की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स इसका इंटीग्रल चाहिए। fx इसका इंटीग्रल है भाई, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल भी तो एक फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल जो भी आएगा एक फंक्शन होगा, वो फंक्शन fx हो सकता है ना। ठीक है, तो 4x³ का करो, 4 × x³ का क्या बनता है, 4/4, ठीक है, -3, x⁴ का करो, मतलब -4 है वहां पे, तो -4 है तो एक पावर कम हो जाएगी, -3 रह जाएगी, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय भी में क्या हो जाएगी, -3 जाएगी। समझ आया, ठीक है।
और फिर प्लस सी हाल फिलहाल दो लिखो, इसको कंपाइल करो तो 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, क्या बना ये एक्स टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक्स की पावर -3 है तो क्या हो जाएगा 1/x³। लेकिन सर अब ये प्लस सी का क्या करें, तो अब तक के नॉलेज से इतना ही कर रहे थे, लेकिन इसमें कहीं पर भी ऑप्शन में सी नहीं है, यानी सी की एग्जैक्ट वैल्यू है। यहाँ पे सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, लेकिन सी की अब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा दिया है उसने, बोलो f(2) = 0। तो इसको सॉल्व करो, आप f(2) को सॉल्व करो। तो f(x) अगर आपके पास है, f(x) आपके पास ये है ना, क्या है f(x) बोलो, x⁴ + 1/x³ + c। तो f(x) अगर आपके पास है तो कांट यू सॉल्व f(2)? इजीली x की जगह 2 डालो, 2⁴ + 1/2³ + c, एंड इट इज इक्वल टू 2⁴ 16 + 1/8 + c। 16 8 जा क्या होता है 128, 128 + 1 120, 9/8 + c। और f(2) की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, इज इक्वल टू 0, आप सामने डाल देना दिस इज गिवन। तो यहाँ से c सॉल्व हो गया -129/8। इस c की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू को आप इंडेफिनेट इंटीग्रल में फिर से पुटअप करो। सो फाइनली मेरा f(x) हो जाना है x⁴ + 1/x³ -129/8। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे c की एग्जैक्ट वैल्यू हमने पुटअप कर दी। c की जब जब एक्स्ट्रा एग्जैक्ट वैल्यू पुटअप करवाएगा तब तब उसको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। वो एक्स्ट्रा नहीं देता तो वी कांट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ c। उसने दिया है, पढ़ते ही समझ जाना कि उसको डेफिनेट इंटीग्रल चाहिए, उसको इंडेफिनेट इंटीग्रल नहीं चाहिए। डन। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ए से मैच हो रहा है, -129/8 सही है ऑप्शन नंबर। डन हो गए एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज की औकात इतनी थी। अब अपन यहाँ से सब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं, शायद सेकंड पार्ट है। 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शंस एंड पार्ट्स, जिसमें से पहला टॉपिक शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन। हाँ हाँ जाओ ना, चलो, ठीक है, वैसे भी खत्म कर दी हमने क्लास, ओके। नहीं नहीं नहीं, कल ही करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड